नमस्कार। आज हम सामाजिक असमानता पर एक बहुत ही दमदार लेकिन हाँ उतने ही विवादास्पद सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि समाज में जो ये अमीर गरीब का भेद है, ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि सिस्टम की एक ज़रूरत है। चलिए, एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। ऐसा क्यों है भाई कि कुछ नौकरियों में तो इतनी जबरदस्त कमाई होती है, जबकि कुछ दूसरी नौकरियां जो हमें समाज के लिए उतनी ही जरूरी लगती हैं, उनमें बहुत कम पैसा मिलता है? ये सवाल हमें सीधे समाजशास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी और बड़ी बहस के बीचों बीच ले जाता है। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। इसका सीधा सा मतलब है समाज के अंदर एक रैंकिंग का सिस्टम। दुनिया का कोई भी समाज हो, किसी न किसी तरह से लोगों को अलग अलग लेवल्स पर बांटा ही जाता है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि पावर और इज्जत की भी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऊंच नीच या हायरार्की है ही क्यों? फंक्शनलिस्ट यानी प्रकार्यवादी नजरिया इसका एक चौंकाने वाला जवाब देता है। ये कहता है कि ये सिस्टम समाज के जिंदा रहने के लिए सिर्फ है ही नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। प्रकार्यवादियों के लिए समाज एक शरीर की तरह है। सोचिए, जैसे हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए दिल, दिमाग, फेफड़े सब अलग अलग अंगों की जरूरत होती है, वैसे ही समाज को भी अलग अलग रोल निभाने वाले लोगों की जरूरत होती है। और इस थ्योरी के हिसाब से असमानता ही वो मैकेनिज्म है, वो अदृश्य हाथ है जो पक्का करता है कि हर जरूरी रोल भरा जाए। अब इस आइडिया को एक सिस्टमैटिक थ्योरी की शक्ल देने का सबसे मशहूर काम किया दो समाजशास्त्रियों ने, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोर। उन्होंने एक पूरा लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया ये समझाने के लिए कि इनइक्वालिटी यानी असमानता क्यों जरूरी है। तो ये है डेविस मोर थीसिस। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हर समाज में कुछ पोजीशंस दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा, उन इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए जो टैलेंट और स्किल चाहिए वो हर किसी में नहीं होता, वो रेयर होता है। तीसरा, उस टैलेंट को तराशने के लिए बहुत लंबी और मुश्किल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जैसे सालों साल मेडिकल स्कूल में लगाना। और अब आता है सबसे अहम पॉइंट, चौथा, लोगों को ये सब त्याग और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करने के लिए समाज को उन्हें बड़े इनाम देने पड़ते हैं, मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, ज्यादा इज्जत। बस यहीं से असमानता पैदा हो जाती है। ये स्लाइड डेविस मोर के तर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। यहाँ हम ट्रेनिंग का समय, उस पद की कथित अहमियत और मिलने वाले रिवॉर्ड के बीच एक सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। एक सर्जन को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड इसलिए मिलता है क्योंकि उनकी भूमिका को समाज के लिए सबसे अहम माना जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी सबसे मुश्किल है। ये थ्योरी को एक्शन में दिखाता है। लेकिन रुकिए, सभी फंक्शनलिस्ट इस बात पर 100% एकमत नहीं थे। टैलकॉट पार्सन्स का नजरिया थोड़ा अलग था। जहां डेविस और मोर सप्लाई और डिमांड पर फोकस कर रहे थे, मतलब रेयर स्किल्स के लिए इंसेंटिव, वहीं पार्सन्स ने समाज की वैल्यू कंसेंसस यानी साझा मूल्यों पर जोर दिया। उनका मानना था कि हम उन लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत और रिवॉर्ड देते हैं जो हमारे समाज की सबसे अहम वैल्यूज जैसे कि हेल्थ, नॉलेज या लीडरशिप को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो एक बड़ी साफ सुथरी थियरी लगती है जो असमानता को एक लॉजिक देती है। लेकिन जैसे ही डेविस और मूर ने अपनी ये थियरी पेश की, एक और समाजशास्त्री मेल्विन ट्यूमिन ने इस पर इतने तीखे सवाल उठाए कि समाजशास्त्र में ये बहस हमेशा के लिए बदल गई। फंक्शनलिज्म की पूरी इमारत इसी एक नींव पर टिकी है कि कुछ नौकरियां समाज के लिए स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा जरूरी होती हैं। और यहीं पर ट्यूमिन ने अपना पहला और सबसे तगड़ा सवाल दागा। ये इम्पोर्टेंस तय कौन करता है? जरा सोचिए, एक रियलिटी टीवी स्टार एक कैंसर रिसर्चर से कहीं ज्यादा कमाता है, तो क्या वो समाज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या फिर ये रिवॉर्ड सिस्टम हमारी असल जरूरतों को नहीं बल्कि बाजार की ताकतों और एंटरटेनमेंट की डिमांड को दिखा रहा है? ये उदाहरण डेविस मूर के तर्क की एक बुनियादी कमजोरी को उजागर कर देता है। इसके बाद ट्यूमिन ने टैलेंट के आइडिया पर ही सवाल उठा दिया। डेविस और मोर ने तो मान लिया कि टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ट्यूमिन ने कहा, हमें ये पता कैसे चलेगा? ये जो स्तरीकरण का सिस्टम है, ये खुद ही निचले तबके के लोगों के लिए मौकों के दरवाजे बंद कर देता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ जीनियस बच्चा शायद कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या ये टैलेंट की कमी है या फिर मौकों की?
और यहीं पर ट्यूमन के सबसे दमदार पॉइंट्स में से एक आता है। उन्होंने तर्क दिया कि फंक्शनलिस्ट्स ने सिर्फ इसके फायदों पर ध्यान दिया, लेकिन स्तरीकरण के बहुत सारे नेगेटिव नतीजे या डिसफंक्शंस भी तो हैं। ये टैलेंट बर्बाद करता है, समाज में गुस्सा और नफरत पैदा करता है और लोगों में ये भावना भर देता है कि वो जहां है वहीं फंसे रह जाएंगे। ये भला समाज की सेहत के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? शायद ट्यूमन की सबसे तीखी आलोचना लॉजिकल थी। उन्होंने बताया कि डेविस मूर का तर्क तो सर्क्यूलर है, मतलब एक ही गोल चक्कर में घूम रहा है। जब पूछा जाता है कि हमें कैसे पता कि कोई नौकरी इंपॉर्टेंट है, तो जवाब मिलता है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। और फिर जब पूछा जाता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है, तो जवाब आता है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तर्क खुद को साबित करने के लिए खुद का ही सहारा ले रहा है। तो अब हमारे पास एक तरफ एक थ्योरी है जो कहती है कि असमानता जरूरी है, और दूसरी तरफ एक जबरदस्त क्रिटिक है जो कहती है कि यह हानिकारक और अन्यायपूर्ण है। ये सिर्फ किताबों की बहस नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि हम और आप अपने समाज को असल में देखते कैसे हैं। ये टेबल इस पूरी बहस का सार है। फंक्शनलिस्ट्स असमानता को मोटिवेशन का एक इंजन मानते हैं जो समाज को एफिशिएंटली चलाता है। दूसरी ओर ट्यूमन जैसे क्रिटिक्स हैं जिनका नजरिया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ज्यादा करीब है, एक ऐसी थ्योरी जो समाज को पार और रिसोर्सेज के लिए एक जंग के मैदान की तरह देखती है। उनके लिए असमानता एक शोषण का सिस्टम है जिसे ताकतवर लोग अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये समाज को देखने के बिल्कुल अलग-अलग चश्मे हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, अपनी तमाम खामियों के बावजूद फंक्शनलिस्ट थियरी ने एक बहुत ज़रूरी काम किया। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स, यहाँ तक कि असमानता जैसे असुविधाजनक स्ट्रक्चर्स भी आखिर किस मकसद को पूरा करते हैं। ये हमें सिर्फ ये कहने से आगे ले जाता है कि ये गलत है और हमसे पूछता है कि आखिर ये मौजूद ही क्यों है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या समाज को सच में आगे बढ़ने के लिए, इनोवेशन और मेहनत को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी बहुत असमानता की ज़रूरत है, या फिर ये एक बुनियादी खराबी है जो हमारी कलेक्टिव क्षमता को कम करती है और अन्याय पैदा करती है? इस सवाल का जवाब आज भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।